नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम मध्य प्रदेश आबकारी जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, आपको पता है लगभग 20 तारीख से इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उसमें आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो MP कांस्टेबल का पेपर होता है बिल्कुल सेम उसी के जैसे सिलेबस है। इसका मतलब ये है कि सीधे सी बात है, आपका जो जनरल साइंस आने वाली है उसका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो हम इस वाले लेक्चर में पहला प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान का। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, उनकी एक ये श्रृंखला है। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगती है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साइंस के MCQs आप लगा पाएं, ताकि आप अपनी तैयारी की जांच भी यहां से कर सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या वास्तविक या काल्पनिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो समतल दर्पण होता है उससे जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, ये लिखा है समतल दर्पण से के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है या फिर काल्पनिक होता है। ठीक, इसका ये डिस्क्रिप्शन है, इसको आप रीड कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। प्रकाश का न्यूनतम वेग कहां पर होता है? दिए गए आपको प्रारूप में बताना है। निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या कांच में होता है? तो आपको पता है कि जो लाइट वाला हमारा चैप्टर है जो कि काय के अंतर्गत आता है, आपका फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है। क्योंकि चाहे आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, वन विभाग का पेपर हो, सब जगह प्रकाश वगैरह जो चैप्टर होते हैं ये बहुत रिच चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में सबसे जो कम होता है वेग वो होता है सर कांच में। ठीक है, ये होता है लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है ये वेग होता है प्रकाश का कांच में। वहीं निर्वात के बारे में यदि हम बात करें तो निर्वात में सबसे तेज रूप से गमन करता है प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से या वेग से जो है गमन करता है प्रकाश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, यदि आप एक बार भी आप पढ़ लेते हो या आप हमारे ये प्रैक्टिस सेट ही लगा लेते हो तब भी आपको ये सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है दर्पण वगैरह हम पढ़ते हैं, प्रकाश में हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं, दर्पण और लेंस के बारे में। दर्पण के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो डबल होती है आपकी फोकस दूरी के। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है ना, फोकस दूरी दी गई है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। हमें क्या निकालना है सर? अच्छा, फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? डबल होती है वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, ये लिखा है। ठीक है, R = 2F होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है ना? तो ये हम लगभग लाइट वाले क्वेश्चन से ही एक साथ ले लिए हैं हमने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं। लेंस वाला पोर्शन भी आपको पढ़ लेना है। अवतल लेंस और क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस क्या कहलाते हैं, इनका उपयोग आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का उपयोग जो उत्तल लेंस कहलाता है ये कहलाता है अपसारी लेंस। याद रखना है, ये लेंस किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है, तथा ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? स्कैटर करता है। क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? ये फैला देता है, तो इन्हें अपसारी लेंस कहा जाता है। इनका उपयोग निकट दृष्टि दोष वाले जो लोग होते हैं है ना, उनको सही दृष्टि करने में उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें वस्तु को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसको निकट दृष्टि दोष या जहां तक मुझे याद आ रहा है मायोपिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की हमें क्षमता दी गई है। एक उत्तल लेंस की क्षमता
एक डायोप्टर है। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। यदि हम चाहें तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी करवा देंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसके अनुसार ही हम आपसे एमसीक्यूज करवाएंगे, या आप चाहते हैं कि सर एक साथ ही आप करवाइए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो हम एक साथ भी आपको एमसीक्यूज करवा देंगे। ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर दी गई है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अभी हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन देखा था, अब हमें देखना है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और लेंस की जो क्षमता होती है ये होती है 1/f के। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब एक डायोप्टर क्षमता 1/1 जो है एक मीटर फोकस दूरी के बराबर होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक डायोप्टर क्षमता दी गई है, बटा हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो 1 मीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हम यहाँ रख देंगे, है ना। तो एक जो है फोकस दूरी के बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, है ना। तो यदि 1 मीटर होता तो हम वहां लगा देते, और 1 मीटर चूंकि नहीं है तो 100 मीटर हमारा क्या होगा, 100 सेंटीमीटर जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात के लिए, एक डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1/1 मीटर फोकस दूरी। क्या होता है, 1 मीटर फोकस दूरी के बराबर में होता है। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, फोकस दूरी किसके बराबर आ जाएगी, 1 मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण में अभी हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, जो r होता है वो क्या होता है, 2f होता है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, 2f होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा जो सूत्र है ना, वो कैसा है, दर्पण का सूत्र है। तो याद रखना है, हमें जब लाइट वाला हम चैप्टर पढ़ते हैं, प्रकाश वाला, उसमें दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो पढ़ना होता है दर्पण सूत्र के बारे में, और दूसरा पढ़ना होता है लेंस सूत्र के बारे में। तो दर्पण सूत्र तो यही लिखा है, क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, याद रखना है, जहां भी क्या है, भी है वस्तु की, है ना, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, जो आपका दर्पण लगा हुआ है ना, जो उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण है, उस दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है, वस्तु की दूरी उस दर्पण से u कहलाती है, और उसका जो जहां से फोकस लाइन काट के जाती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, है ना। यदि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है तो इसको दर्पण सूत्र कहते हैं। जबकि यहाँ पर यहीं पर यदि माइनस लगा दिया जाए तो ये कहलाने लगता है लेंस सूत्र। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रडार सिस्टम, आपको पता होगा रडार सिस्टम होता है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होती हैं, है ना। सूक्ष्म तरंगें, इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं वो उनका उपयोग रडार सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, जबकि अवरक्त या इंफ्रारेड जो होती हैं इनको टीवी के रिमोट वगैरह में उनका यूज किया जाता है, या सोनार में किया जाता है। जबकि सोनार में अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रडार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। टीवी के रिमोटों में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, और वहीं सोनार में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये अपन को याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उड़ते हुए चक्के चक्के हैं, मतलब कुछ भी समझ सकते हो, है ना, प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापा जाएगा, बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, स्ट्रेबोस्कोप में। तो आपको पता है बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, एनीमोमीटर से भी लंबाई मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, वहीं स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन। समझ रहे हैं, जो चक्रीय गति होती है, याद रखना है, जो रोटेशन कंपन होता है उसको मापा जाता है स्ट्रेबोस्कोप से। गुरुत्व के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो आपको याद रखना है, यहां पर चर्चा की गई है स्मॉल जी की,
किसकी चर्चा की गई है? स्मॉल जी की चर्चा की गई है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? सीधी सी मतलब है गुरुत्वीय त्वरण का मान उन्होंने पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल जी का मान किस तरह से परिवर्तित होता है। तो आपको याद रखना है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के हमारे जो है ध्रुव है ना, ये विषुवत रेखा निकल रही है। तो ध्रुवों पर क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कितना होता है? न्यूनतम होता है। और भूमध्य रेखा में जब एक बीच में बिंदु आएगा जिसको हम केंद्र कहते हैं पृथ्वी का, उस पृथ्वी के केंद्र पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो आपको बताना है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, यही हमने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे के रखा है कि ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, केंद्र पर 0 और ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल आघूर्ण के बारे में पूछा गया है। आघूर्ण बल या बल आघूर्ण की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आपको पता होगा किसी भी वस्तु का यदि हमने ये बल लगा रहे हैं तो ये जो वस्तु है कितनी घूम रही है, इसको हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः किसी बल लगाए गए बल के आधार पर कितना घूम रहा है, ये लिखा है बल आघूर्ण द्वारा, है ना। बल आघूर्ण द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लगाया गया बल और कितनी वो चीज घूमी है उसको कहते हैं, कितनी डिस्टेंस पर, तो उसको कहते हैं डी। तो न्यूटन इंटू मीटर, इसका जो है वो क्या होता है आपका एसआई मात्रक होता है, न्यूटन इंटू मीटर। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? बोन मेरो में जो आरबीसीज का निर्माण होता है उसको हेमेटोपाइसिस कहते हैं, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। यानी सामान्यतः यदि आपके ब्लड में आरबीसी का निर्माण हो रहा है, बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण हो रहा है, तो उसको हेमेटोपाइसिस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है उस रोग को हीमोफीलिया कहा जाता है। ठीक है, वहीं ऐसे व्यक्ति जिनको, ठीक है, जिनका ब्लड जो है पानी बनने लगता है, आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है, उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। वहीं ऐसे व्यक्ति जहां पर आरबीसी का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होने लगता है उसको पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। वहीं नॉर्मल आरबीसी के निर्माण को हेमेटोपाइसिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है? आपको पता है कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो होती हैं ये नवजात कोशिकाएं होती हैं, इनिशियल स्टेज में बनने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये हमने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर दे दिया है, ये जरूर याद रख लेना, मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का अंतर है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। ठीक, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं होता, इसमें होता है। गोल्जी को इसमें नहीं होता, इसमें होता है। केंद्रक झिल्ली, इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक में लाइसोसोम होता है ना। किस प्रकार का इसमें होता है? तो असूत्री कोशिका का विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो आपको याद रखना है जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मेनली डिसाइडेबल होता है हरे कलर के लिए, है ना। हरा कलर यदि कहीं उत्तरदायी है तो उसके लिए हम मान सकते हैं क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन यदि नहीं है, ठीक है, यदि नहीं है तो आपको याद रखना है हरे रंग के अलावा जितने भी आकर्षक रंग होते हैं उनके लिए क्रोमोप्लास्ट होता है। उनके लिए क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है जिम्मेदार फूलों और बीजों के लिए। अन्य रंगों के लिए यदि आपसे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरे रंग के अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो बाकी सभी रंग के लिए उत्तरदायी होता है क्रोमोप्लास्ट।
मरकरी जिसको हम पारा भी कहते हैं, Hg भी कहा जाता है, किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है लोहे के पात्र में। आपको हमेशा ही याद रखना है, क्यों? क्योंकि जो पारा होता है या मरकरी होता है ये लोहे के साथ क्रिया नहीं करता है, याद रखना है। या फिर इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से किस धातु के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है? अमलगम क्या है सर? अमलगम उस मिश्र धातु को कहते हैं, जैसे यदि हम पारे में चांदी मिला देंगे तो उसको मिलाने के बाद जो मिलेगा उसको हम अमलगम कहेंगे। ठीक है, तो मरकरी लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है अर्थात क्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको लोहे की धातु में रखा जाता है। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, B5, B7 या डी? तो आप इसमें देख पा रहे होंगे इसका सही आंसर होगा विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है बायोटेन। बायोटेन की कमी के कारण ही व्यक्ति को क्या लगता है? लकवा लगता है। समझ गए सभी? ये विटामिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको विटामिन हो गया, पोषण वाला चैप्टर हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें बहुत जीवाणु विषाणु और जो है इन सब से होने वाले जो रोग होते हैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बेटा जरूर पढ़ लेना है, ये आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगी। लकवा रोग किसकी कमी के कारण होता है? B7 बायोटिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी होता है ना, काय के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। वहीं हड्डी से संबंधित जो बीमारी होती हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए हैं, इसका सही आंसर होगा पीला रंग। याद रखना, यदि हरा और लाल रंग को मिलाओगे तो क्या बनेगा साहब? पीला रंग बनेगा। देखो ये लिखा है, हालांकि हमारी जो है ना ये डिस्क्रिप्शन है ये बिल्कुल सही है। लाल और हरे को मिला दोगे तो मिल जाएगा पीला रंग, और यदि लाल और नीले को मिला दोगे तो बन जाएगा मेजेंटा। ठीक है, आपको ये भी पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा रंग जो है ये प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा और नीला। कौन सा? लाल, हरा और नीला जो है ये कौन से रंग माने जाते हैं? प्राथमिक रंग माने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या माना जाता है? तो हमारी हड्डी और दांतों में कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हमारी हड्डी और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये क्रिएशन, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।